मॉर्निंग। आज हम एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के बारे में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा दिमाग एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स अंग है, काफ़ी जटिल अंग है, जिसमें कि कई सारी विशेष रूप से पाई जाने वाली सेल्स के द्वारा बना हुआ है। ये कोशिकाएं, ये सेल्स दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, करंट को जनरेट करती हैं, जिससे कि दिमाग नॉर्मल रूप से तथा बॉडी नॉर्मल रूप से काम करती है। मिर्गी दिमाग का ही एक ऐसा होने वाला रोग है जिसमें बार बार अचानक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अर्थात करंट दिमाग के अंदर पैदा होती है, जो कि हाथ और पैरों में अचानक होने वाली मूवमेंट, उनमें होने वाले एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल बिहेवियर और कभी कभी धड़कनों का तेज होना, कम होना और सांस में बदलाव के लिए भी जवाबदार होता है। एपिलेप्सी प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, एक पार्शियल और एक जनरलाइज्ड। पार्शियल अर्थात दिमाग के एक छोटे हिस्से में एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी का जनरेशन होता है और एक छोटे से हिस्से को ही वो अफेक्ट करती है। कभी कभी ये पार्शियल शुरुआत में छोटे से हिस्से से शुरू होने के बाद पूरी बॉडी के ऊपर असर डालना शुरू करती है और वो एपिलेप्सी या मिर्गी जनरलाइज्ड हो जाता है, पूरी बॉडी में होने लगता है। कभी कभी दिमाग की ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस तरह से भी हो सकती है कि अचानक पूरी ही बॉडी एक साथ हिलने लगे या पूरी बॉडी की एक साथ टोन में कमी हो जाए और जिसके कारण पेशेंट गिर भी सकता है, जिनको हम जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। मिर्गी के जो सिम्टम्स होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो ब्रेन का कौन से भाग को इस मिर्गी के द्वारा अफेक्शन है, किस भाग में बदलाव आया है। इसके कारण किसी हाथ या पैर में अचानक झटके आ सकते हैं या फिर हाथ या पैर में टाइटनेस, स्टिफनेस हो सकती है, जकड़न हो सकती है, कभी जबान भी कट सकती है, बेहोशी सामान्यतः कई बार होती है, कई बार पेशाब और लैट्रिन के ऊपर से कंट्रोल भी चला जाता है, कई बार हाथ और पैरों की टोन अचानक कम होने से पेशेंट अचानक गिर सकता है, कई बार पेशेंट सिर्फ कंफ्यूज्ड रह सकता है, बार बार आंखों की मूवमेंट हो सकती है और अगर मिर्गी के दौरे लंबे समय तक चलें तो जीबान अथवा होठों के ऊपर नीलापन और इवन सांस की तकलीफ भी हो सकती है। एक बार मिर्गी खत्म होने के बाद पेशेंट फिर नींद में चला जाता है, सो जाता है, जो कि कुछ मिनट से लेके करीब आधे घंटे तक हो सकती है। सामान्यतः मिर्गी कुछ मिनट्स की ही होती है, परंतु कभी कभी वो प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं। कभी कभी मिर्गी के दौरे बार बार भी आ सकते हैं, इवन कई बार इतना लंबा भी हो सकता है कि जैसे आधे घंटे, एक घंटे और इवन कई घंटों तक भी मिर्गी के दौरे चल सकते हैं। हम अगर बात करें कि मिर्गी क्यों होती है, उसके कारणों को हम दो ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं। एक ग्रुप जिसमें ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, जो कि किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, जिसे भारत में सामान्यतः न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस के कारण, या फिर किसी और भी इन्फेक्शन जो ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो उसके कारण भी मिर्गी आ सकते हैं, या फिर किसी ट्यूमर के कारण, स्ट्रोक के कारण जो कि अभी वर्तमान में हुआ हो, या फिर पुराना स्ट्रोक हुआ हो जिसने दिमाग के अंदर कुछ घाव या ग्लायोसिस छोड़ दिया हो, दिमाग को होने वाले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद होने वाले ट्रॉमा के कारण भी पेशेंट को सीजर्स या मिर्गी आ सकती है। और कभी कभी बच्चों में या फिर बड़ों में भी दिमाग के एबनॉर्मल डेवलपमेंट, विकास में कुछ एबनॉर्मलिटी होने के कारण भी ये मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अगर ये सब कारण मौजूद नहीं है तो दूसरा मेजर ग्रुप जो एपिलेप्सी का होता है, जिसको हम इडियोपैथिक ग्रुप बोलते हैं, जो कि कई बार जेनेटिक कारणों से होता है। हमारी दिमाग की कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर कुछ चैनल्स की एबनॉर्मलिटीज के कारण इस टाइप के एपिलेप्सी हो सकते हैं, जिनमें सामान्यतः एमआरआई नॉर्मल होता है। मिर्गी के दौरों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग दौरे के हिसाब से बदलती है। किसी किसी पेशेंट में शायद एक ही बार मिर्गी का दौरा जिंदगी में आए, उसके बाद कभी ना भी आए। किसी किसी पेशेंट में बार बार हो सकते हैं, इवन कुछ पेशेंट में तो एक दिन में भी कई बार हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस टाइप के मिर्गी है और कहाँ से आ रहे हैं।
जो सिम्टोमेटिक इटियोलॉजी वाले मिर्गी के दौरे होते हैं, जिसमें ट्यूमर, ट्रॉमा या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण होते हैं, उनमें फ्रीक्वेंसी सामान्यतः ज्यादा होती है। कई बार जो पेशेंट मिर्गी के हैं वो ड्रग डिफॉल्ट कर दें, अपनी दवाई बराबर से ना लें, उनमें दवाइयों को बंद करने के कारण अचानक मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। या फिर कई बार कोई पेशेंट जो सेडेटिव ड्रग्स पे लंबे टाइम तक है, उनके कारण, उनके विड्रॉवल के कारण भी पेशेंट को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। सामान्यतः इसके अलावा कई और ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नींद का बराबर ना लेना, फीवर या तापमान का बढ़ना, या फिर कोई स्ट्रेस होना। ये सब ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा मिर्गी के दौरे किसी भी पेशेंट में बढ़ सकते हैं या आ सकते हैं। मिर्गी का डायग्नोसिस एक डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है, प्रेफरेबली एक न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा ही। उसके लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट को पूरी इवेंट का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लगता है। जो भी आई विटनेस हो, जिसने भी मिर्गी के दौरे को आते हुए देखा है, अगर वो पूरा इवेंट डिटेल में समझा सके, वो सबसे ज्यादा मददगार होता है। अगर संभव है, जैसे कि मिर्गी के दौरे अगर घर पे प्राय बार बार आते हैं, उनके केस में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग संभव है शुरुआत से लेकर अंत तक, वो भी हमें कई बार इस चीज के मिर्गी के क्लासिफिकेशन में मदद करती है। इसके अलावा कई बार हमें एमआरआई या फिर सीटी स्कैन, ईईजी और कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत भी हो सकती है, ताकि हम मिर्गी के कारणों को सही ढंग से पता कर सकें। जहां तक मिर्गी के ट्रीटमेंट का सवाल है, उसके लिए कई सारी एंटी एपिलेटिक मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। उनमें से एक न्यूरोलॉजिस्ट को किस टाइप की मिर्गी है, उस टाइप, अलग अलग टाइप की मिर्गी के लिए अलग अलग बेस्ट दवाइयाँ हैं। तो हमें उस मिर्गी को क्लासिफिकेशन करके कि पेशेंट को कहाँ से मिर्गी आ रहा है, कैसा मिर्गी का दौरा है, उसके हिसाब से मिर्गी की दवाइयाँ देनी होती हैं। न सिर्फ मिर्गी की दवाइयाँ देनी होती है, इसके अलावा हमें जिस कारण से मिर्गी आ रही है उस कारण को भी ट्रीट करना होता है। जैसे अगर ये ट्यूमर के कारण हो रही है तो ट्यूमर को निकालना, ये इन्फेक्शन के कारण हो रही है तो उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा कई बार अगर मेडिसिन 1, 2 और इवन 3 मेडिसिन इफेक्टिव डोज में लेने के बाद भी, इफेक्टिव समय तक लेने के बाद भी अगर मिर्गी के दौरे बार बार आते हैं, तो ऐसे पेशेंट में सर्जरीज भी की जा सकती है, जिनके द्वारा कई बार मिर्गी को पूरी तरह से बॉडी से खत्म किया भी जा सकता है। इसके अलावा समाज में मिर्गी के से रिलेटेड कई सारे मिथ्स भी हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात करेंगे, कभी भी मिर्गी के दौरे आए तो हमें फर्स्ट एड में क्या यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें मिर्गी के जो कॉमन सिम्टम हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करते हुए आना चाहिए, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। जैसे ही कोई भी पेशेंट को मिर्गी का दौरा आ रहा है, आसपास के लोग एकदम से शांत रहें, काम हो। पेशेंट अगर खड़ा है तो मिर्गी के दौरे आने पे वो गिर सकता है, उसे इंजरीज हो सकती हैं, तो पेशेंट को लिटा दें, प्रेफरेबली फर्श पर लिटा दें। अगर पेशेंट बेड पर लेटा है या फिर किसी कॉच पर लेटा है या कुर्सी पर बैठा है, तो इतना इंश्योर करें कि पेशेंट गिरे नहीं, ताकि किसी भी टाइप की इंजरी से बचा जा सके। उसने अगर टाइट बेल्ट पहन रखा है, टाई पहन रखी है या फिर टाइट कपड़े पहन रखे हैं, तो उन्हें तुरंत लूज कर दें। आसपास अगर कोई शार्प या नुकीली वस्तु रखी है, जिससे कि पेशेंट को मिर्गी के दौरे के आते वक्त कोई इंजरी हो सकती है, उन्हें पेशेंट से दूर कर दें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सामान्यतः मिर्गी के दौरे 1 या 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही दौरे होते हैं जो बार बार या फिर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो जैसे ही एक बार मिर्गी के दौरे खत्म हो जाए, पेशेंट को एक साइड में लिटा दें, ताकि मुंह से जो भी झाग निकल रही है वह बाहर की तरफ निकल जाए, वो लंग्स में ना चली जाए। लंग्स में उनको जाने पर पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है, चोकिंग हो सकता है और इवन कई बार जान भी जा सकती है। इसलिए पेशेंट को एक साइड में लिटाना सबसे बेहतर होता है। जब तक पेशेंट को होश में नहीं आए, तब तक पेशेंट के साथ रहें और तुरंत पेशेंट के फैमिली मेंबर या फिर डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इसके अलावा हमें कई चीजें नहीं करना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। अगर कोई मिर्गी का दौरा आए तो एकदम से पैनिक ना हो, एकदम से घबराए नहीं। पेशेंट को अगर हाथ और पैरों की मूवमेंट चल रही है, जिसको हम जर्क्स बोलते हैं, झटका बोलते हैं, उन झटकों को रोकने का प्रयास ना करें। इनको रोकने के प्रयास करने पे या तो पेशेंट या फिर जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों में से किसी को भी इंजरी हो सकती है। कई बार सामान्यतः मैंने देखा है कि लोग
मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें दौरे आते वक्त मुंह में कई बार कपड़ा, उंगली या फिर चम्मच डाल देते हैं। ये सब पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, ये सब गलत है। ऐसा करने पर पेशेंट को चोकिंग हो सकती है, आपकी उंगलियां कट सकती है, या इवन जब उसके कारण जब मुंह के अंदर आपने चम्मच डाली है तब दांतों को इंजुरीज भी हो सकती है। पेशेंट के अराउंड भीड़ इकट्ठा ना करें क्योंकि वो इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन हवा के बराबर आने को रोकता है, और ऐसा हवा अगर बराबर नहीं आएगी तो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जब तक कि पेशेंट होश में न आए तब तक पेशेंट को कोई भी वाटर या फिर लिक्विड मटेरियल ना दें, और गंदे मोजे या फिर कोई भी गंदा मटेरियल या कोई भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के आसपास ना रखें। ये मिर्गी के दौरे नहीं रोकता है, ये एक पूरी तरह से सामाजिक भ्रांति है। इसके अलावा कई सारी सामाजिक भ्रांतियां हैं जो कई वर्षों से हमारे समाज को ग्रसित किए हुए हैं, उनके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, इसके बावजूद भी हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि आज भी मिर्गी से रिलेटेड भय, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिर्गी के पेशेंट्स को समाज में डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक धब्बे के रूप में एक पहचान दी जाती है, जो कि सर्वथा गलत है। इसके साथ जो जुड़ी हुई मिथ है, जो गलत अवधारणा है, पहली अवधारणा है कि मिर्गी एक बहुत ही कम होने वाला, बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जबकि ऐसा नहीं है। मिर्गी काफी कॉमन है। पूरी दुनिया में करीब 50 मिलियन लोग मिर्गी से ग्रसित हैं, और इवन भारत में भी 6 से 10 मिलियन लोग मिर्गी से ग्रसित हैं। सो ये एक भ्रांति है कि मिर्गी एक रेयर डिसऑर्डर है। ये एक रेयर डिसऑर्डर नहीं है। करीब भारत का 1% पॉपुलेशन को कभी न कभी मिर्गी हुआ है। दूसरी भ्रांति है कि जिन भी पेशेंट को मिर्गी होती है वो मेंटली इल होते हैं, वो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं या वो विक्षिप्त होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग मेंटली नॉर्मल होते हैं। कभी कभी मिर्गी के साथ डिप्रेशन या टेंशन हो सकता है, परंतु वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होते हैं। तीसरी अवधारणा या भ्रांति जो है वह है कि मिर्गी के पेशेंट काफी वायलेंट होते हैं, वो हिंसक होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मिर्गी का दौरा आए तब उनकी मूवमेंट जरूर हमें हिंसक दिख सकती है या हमें एक अलग से प्रतीत हो सकती है, परंतु जैसे ही मिर्गी का अटैक खत्म हो तब वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो वे मिर्गी के पेशेंट हिंसक नहीं होते हैं, ये एक सत्य चीज है। वो हिंसक होते हैं, ये गलत है। चौथी गलत अवधारणा है कि जिन भी बच्चों को मिर्गी होती है वो डल होते हैं, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसा गलत है। कई प्रकार के मिर्गी के दौरे होते हैं जो कि जिनमें बच्चे बिल्कुल स्कूल में नॉर्मल परफॉर्म करते हैं। सिर्फ जिन बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या फिर ब्रेन को किसी कारण से सीवियर इंजरी हुआ है और उसके कारण मिर्गी आ रहे हैं, जैसे कि एनकेफेलाइटिस के बाद, दिमागी बुखार के बाद, या दिमाग को बहुत ज़्यादा इंजरी होने के बाद, या फिर दिमाग में कोई ज़्यादा ट्यूमर या ज़्यादा इन्फेक्शन होने के कारण अगर ब्रेन को ज़्यादा इंजरी हुई हो, उन्हीं पेशेंट में इंटेलिजेंस थोड़ी कमजोर हो सकती है, बाकी बच्चे नॉर्मल होते हैं। पांचवी भ्रांति है कि एपिलेप्सी या मिर्गी हमारे पुराने कर्मों का फल है, जबकि ये गलत है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, या तो ये हमारे दिमाग में होने वाले किसी ट्यूमर, ट्रॉमा या इन्फेक्शन के कारण या फिर जेनेटिक कारणों से हो सकते हैं। इसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर और भी भ्रांतियां हैं, जैसे कि मिर्गी टच करने या फिर खांसी से फैलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ना तो स्पर्श करने से और न ही खांसी से कोई मिर्गी के दौरे फैलते हैं। अगली भ्रांति कि जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं तो प्याज या फिर गंदी चीज़ों को सूंघा देने से मिर्गी के दौरे खत्म हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मिर्गी के दौरे सामान्यतः 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं। उनका खत्म होना या नहीं होना किसी भी बैड स्मेल से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। अगली अवधारणा है कि एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ हैं वो इफेक्टिव नहीं होती हैं या फिर वो सेडेटिव होती है, ये बिल्कुल गलत है। आज दुनिया में करीब 30 के आसपास मिर्गी के लिए उपयोग में आने वाली दवाइयाँ उपलब्ध हैं। उनमें से कई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं
अगर हम सही दवा सही समय पे सही पेशेंट में उपयोग करें तो मिर्गी के दौरे काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं, इवन बंद भी किए जा सकते हैं। सेडेशन कई बार पुरानी एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता था, परंतु अभी जो अवेलेबल मेडिसिन हैं उनमें से बहुत कम के साथ सेडेशन कोई साइड इफेक्ट होता है। समाज में एक और अवधारणा है कि शादी के बाद मिर्गी के दौरे खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कई मिर्गी के दौरे उम्र के हिसाब से अचानक खत्म भी हो जाते हैं, उनका शादी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगली अवधारणा की लाइफ ऑफ पर्सन, जो मिर्गी के पेशेंट की जो ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल ख़राब होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास इतिहास अवेलेबल है। कई सारे लोग, चाहे वो जॉन डी रॉड्स है, लिएंडर पेस है, या लियोनार्डो दा विंसी है, या आइंस्टाइन है, उनमें से कई लोगों को एपिलेप्सी हुआ है, परंतु उनने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है और कई लोगों ने नोबेल पुरस्कार भी हासिल किया है। तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य हो सकती है। सिर्फ हमें जन जागरण की ज़रूरत है, हमें नॉलेज की ज़रूरत है। और ये एक एपिलेप्सी किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी को अनसक्सेसफुल नहीं बना सकता। सिर्फ उससे हमें लड़ने की ज़रूरत है। सही समय, सही इलाज और सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल बनाई जा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।